एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या प्रिकॉशंस, जो भी क्या घर पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं खुद से। तो आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के साथ मैंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिखा। मैंने पैथोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर मैंने पहले ही बता दिया। तो इसका सिम्प्टोमेटिक ही इलाज कर सकते हैं, कंप्लीट क्योर नहीं होता है, पूरी दुनिया में नहीं होता है। मेडिकल साइंस में कंप्लीट क्योर इसका कुछ नहीं है। जिस ग्रेड का फ्यूजन होगा उसके हिसाब से एक्सरसाइज होता है, उसके हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइज पैटर्न तैयार किया जाता है, वो किसी स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो अगर इस तरह के किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, बढ़िया किसी ऑर्थोपेडिशियन से मिले, वो आपको फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो प्रोग्राम आपका एक सेट करेंगे और उसमें शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से और बताया जाता है कि क्या क्या शुरुआती एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या क्या डेवलप करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला सबसे ज़रूरी चीज़ होता है ये हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोथेरेपी का मतलब समझिए ना कि थेरेपी उपचार होता है, हाइड्रो पानी को कहते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है कि बड़ा सा वर्लपूल बाथ का यूनिट होता है, उसमें गर्म पानी, क्योंकि इसमें जॉइंट, ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जॉइंट में स्टिफनेस हो रहा है, जॉइंट फिक्स हो जा रहा है, तो गर्म पानी में क्या किया जाता है, मतलब स्टिफनेस है तो पहले कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले वो वर्लपूल बाथ यूनिट में या फिर हाइड्रोथेरेपी यूनिट में 15-20 मिनट पेशेंट को डाल दिया गया, गर्दन तक डुबा के रखा गया। उससे क्या होता है कि जॉइंट स्टिफनेस रिलीज हो जाता है, काफ़ी हद तक रिलीज हो जाता है। उसके बाद किसी भी तरह का मूवमेंट वाला एक्सरसाइज करेंगे, रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पेशेंट को दर्द भी कम होता है। और क्या होता है कि जॉइंट रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है, जो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होता है कि हम एकदम पूरी तरह से बॉडी को फ्री छोड़ देते हैं। उसका बॉयनेंट फोर्स जो होता है, बॉयनेंसी उसकी काम करती है, उत्प्लावन बल जो होता है वो काम करता है, हमको खुद जॉइंट रेंज ऑफ मोशन में हेल्प करता है वो वाटर का फोर्स। और स्विमिंग क्या होता है कि इस किसी भी तरह के जॉइंट का डिजीज है उसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है स्विमिंग। मैंने जो बताया कि कोस्टल कार्टिलेज वगैरह फ्यूज कर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सब के लिए भी स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। तो ये हो गया हाइड्रोथेरेपी और स्विमिंग। उसके बाद आते हैं जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। जैसे मान लिया कि शोल्डर जॉइंट है, इसका ये हाथ ऊपर जो उठाते हैं पूरी तरह से यहाँ ले आते हैं, 180 डिग्री इसका नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है फ्लेक्शन का। ये शोल्डर का फ्लेक्शन हो रहा 180 डिग्री होता है। ये क्या होता है कि अगर फ्यूज कर जाता है तो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मान लिया कि 90 डिग्री तक जा रहा है, तो 90 डिग्री तक जा रहा है तो 90 डिग्री तो अफेक्ट हो गया, तो उसका रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज कराएंगे, धीरे धीरे उसको ग्लाइडिंग, मोबिलाइजेशन वगैरह करके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग जैसे स्विमिंग एक्सरसाइज होता है वैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होता है। अगर किसी इस तरह का प्रॉब्लम है तो पेशेंट को लंबे समय तक चलाना है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होता है। ये है रेस्पायरोमीटर। अंदर सांस खींचेंगे तो ये तीनों बॉल ऊपर जाएगा, और फिर इसको उलट के करेंगे, बाहर की तरफ ये करेंगे तो फिर बॉल ऊपर जाएगा। देखिए, तो जैसे ये तीनों बॉल ऊपर जाना चाहिए। जितनी देर तक आप सांस रोक के रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए एक्सरसाइज। अब इसको मैं उलट देता हूँ मशीन को। अब देखिए, सबसे पहले अंदर सांस भर लेंगे, मुंह में ये इसको ले लेंगे, अंदर सांस पहले भरेंगे फिर फूकेंगे, क्योंकि इसको करने में थोड़ा ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है। ये 2 बॉल इसमें जा रहा है, तीसरा बॉल भी जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके कैपेसिटी बढ़ेगी लंग्स की, तो ये तीसरा बॉल भी जाने लगेगा।
तो ये होता है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग एक्सरसाइजर, ये रेस्पिरोमीटर हर पेशेंट को लेना चाहिए इस तरह के। ऐसे हर किसी के घर में ये होना चाहिए, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट टूल होता है ये। फिजिकल एक्टिविटी के, फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट फ्यूज हो रहा है, तो इसमें फिजिकली एक्टिव रहेंगे तभी जाके ज्वाइंट का मोबिलाइजेशन प्रॉपर होते रहेगा, ज्वाइंट मूव करते रहेगा, तो फ्यूजन कम होगी। फ्यूजन कम होगी फिजिकली एक्टिव रहने की वजह से। तो क्या होता है कि जब शुरू हो जाता है हमारा एसआई जॉइंट से फ्यूजन, तभी डायग्नोस अगर हो जाता है तो आगे से हमेशा से केयर करना होता है। नहीं तो अगर लापरवाही बरतेंगे तो ये पूरी तरह से फ्यूजन होगी, और फ्यूजन होगी तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, साउंड लाइफ जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना, तो जितना खेल सकते हैं खेलें, साइकिलिंग करें। वो बाइक चलाने से ज़्यादा साइकिलिंग ज़रूरी है। साइकिल में क्या होता है कि पूरे पैर का मूवमेंट होगा, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है इसके लिए। रनिंग होल बॉडी का एक्सरसाइज, कंप्लीट टोटल एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसका कंप्लीट पैकेज होता है रनिंग। तो रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर वही ज़रूरी होता है, फिजिकली एक्टिव होना। तो ये हो गए कंजर्वेटिव और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। बाकी फर्दर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और क्या क्या हो सकता है, उसके लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, काफ़ी हद तक ठीक हैं, जैसा बताया गया है घर पे करते रहते हैं तो ठीक हैं। तो आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ अपने लोकल में कोई बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट देख के और उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं।